एक छोटे से गांव नूरपुर में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़े भाई का नाम रहमत था, जो जन्म से अंधे थे। इसलिए वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताते थे। दृष्टिहीन होने के बावजूद वो बहुत बुद्धिमान और समझदार थे। जीवन के अनुभवों ने उन्हें वो ज्ञान दिया था जो साधारण लोगों के पास नहीं होता। वो चीजों को छूकर ऐसे पहचान लेते थे जैसे उनकी आंखें हों। छोटा भाई सलीम किसानी करता था, लेकिन अक्सर जानवर आकर उसकी फसल नष्ट कर देते थे। सलीम ने कई तरीके आजमाए, लेकिन हर बार विफल रहा। कोई न कोई जानवर आकर फसल बर्बाद कर देता था। आखिरकार एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न बड़े भाई रहमत की मदद ली जाए। उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और रहमत को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज करना। जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। रहमत राजी हो गए और उसी दिन से वो खेत में रहने लगे। जब भी उन्हें किसी जानवर की आहट महसूस होती, वो जोर जोर से आवाज करते। जानवर डर कर भाग जाते और रहमत फिर से झोंपड़ी में जाकर बैठ जाते। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। एक दिन एक हिरण तेजी से भागते हुए मैदान के बीच से आया और बाड़ तोड़कर निकल गया। उसके पीछे पीछे बादशाह अपने सैनिकों के साथ शिकार करते हुए वहां पहुंचे। बादशाह ने रहमत को देखकर पूछा, ए भाई, क्या तुमने यहां से किसी जानवर को जाते देखा है? रहमत ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं पाता, लेकिन जो हिरण यहां से गया है वो आपके शिकार के लायक नहीं है। मेरी सलाह है कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। बादशाह हैरान रह गए। वो सोचने लगे, ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि मैं हिरण का पीछा कर रहा हूं? उन्होंने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम देख नहीं पाते और दूसरी तरफ तुम जानवर की पहचान भी बता रहे हो। आखिरकार तुमने ये सब कैसे जाना? रहमत ने नरमी से कहा, हुजूर, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वो दरअसल एक मादा हिरण है और गर्भवती है। आप जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है कि वो एक मां बनने वाली का शिकार करे। इसलिए मैंने अर्ज किया कि वो आपके योग्य नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपना समय बचाएं और किसी और शिकार की तलाश करें। ये सुनकर बादशाह और भी विस्मित हुए। वो सोचने लगे, ये अंधा आदमी जाहिर तौर पर कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन इसकी अंतर्दृष्टि साधारण लोगों से कहीं ज्यादा है। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि इस अंधे व्यक्ति को कैसे पता चला कि हिरणी गर्भवती है। उन्होंने तुरंत अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मैं इस जानवर को जिंदा देखना चाहता हूं। अगर ये अंधा आदमी इतनी निश्चितता से कह रहा है तो मैं इसकी बात की सच्चाई जरूर जांचूंगा। अगर सच में वो हिरणी गर्भवती है तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है। सिपाही ने आज्ञा ली। घोड़े पर सवार होकर वो हिरणी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूरी पर जाकर उसने देखा कि हिरणी एक पेड़ के नीचे रुकी हुई है। वो हाँफ रही थी और उसका पेट देखकर साफ बोझा जा रहा था कि वो गर्भवती है। ये देखकर सिपाही हैरान रह गया। वो तुरंत वापस आया और बादशाह को अर्ज किया, हुजूर, इस अंधे आदमी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। वो सच में एक गर्भवती हिरनी थी। ये सुनकर बादशाह हक्का बक्का रह गए। वो चिंता में पड़ गए कि एक अंधा आदमी इतनी सूक्ष्म बात कैसे जान सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रहस्य को जरूर जानेंगे। बादशाह ने रहमत से कहा, देखो भाई, मुझे शक है कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? रहमत ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आप जो चाहें पूछें, मैं सच बताऊंगा। बादशाह ने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम दृष्टिहीन हो और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वो एक गर्भवती हिरणी थी। तुमने ये सब कैसे जाना? यहाँ तो कई जानवर आते होंगे। रहमत ने उत्तर दिया, हुजूर, जब वो हिरणी मेरे खेत में आई तो उसकी दौड़ने की गति और पैरों की आवाज से मैंने समझा कि ये नर नहीं, मादा है। मेरे खेत की बाड़ ऊंची नहीं है। अगर ये हिरण होता तो आसानी से कूदकर पार कर जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाड़ तोड़कर भागी। इससे मेरा अनुमान हुआ कि वो गर्भवती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। बादशाह ने फिर पूछा, और तुम्हें कैसे पता चला कि यह हिरनी थी, कोई और जानवर नहीं? रहमत ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ। सच है कि अल्लाह ने मुझे दृष्टि नहीं दी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे बुद्धि और सुनने तथा महसूस करने की असाधारण शक्ति दी है।
मैं पैरों की आवाज, सांस की गति और चलने के तरीके से पहचान लेता हूँ कि कौन सा जानवर आया है। फिर मैं उसी हिसाब से आवाज करता हूँ ताकि वो भाग जाए और मेरी फसल सुरक्षित रहे। उनकी बात सुनकर बादशाह ने सोचा, ये युवक जाहिर तौर पर अंधा है, लेकिन इसकी बुद्धि और समझने की क्षमता साधारण लोगों से कहीं ज्यादा है। ये सोचकर बादशाह ने फैसला किया कि इतने दूरदर्शी और ज्ञानी व्यक्ति को उनके दरबार में होना चाहिए। उन्होंने रहमत को अपने साथ महल ले जाने का हुक्म दिया। महल पहुंचकर बादशाह ने कहा, देखो युवक, सबसे पहले अपना नाम बताओ और अपने बारे में कुछ बताओ। रहमत ने शालीन ढंग से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा नाम रहमत है और सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। इसके बाद रहमत ने अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। रहमत ने बादशाह को अपने जीवन की सारी सच्चाई सादगी से बता दी। बादशाह ने हंसकर कहा, रहमत, मैं तुम्हारे जैसे ज्ञानी और दूरदर्शी व्यक्ति की बहुत कदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देना चाहता हूँ। अगले दिन बादशाह ने रहमत को अपने पास बुलाया और कहा, रहमत, तुम बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हो। तुम बात की गहराई को तुरंत समझ जाते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की असली संतान हूँ या किसी और का? रहमत ने विनम्र ढंग से कहा, जहां पनाह, आपको इस बारे में क्या दिलचस्पी होनी चाहिए? आप सल्तनत के बादशाह हैं। बेहतर होगा कि आप ये सवाल मन से हटा दें। बादशाह ने गंभीरता से कहा, नहीं, ये सवाल सालों से मेरे मन में है और मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी माँ से मिलने की जरूरत हो तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ। मेरे पिता तो गुजर चुके हैं। रहमत ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी माँ से मिलने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी संतान हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि मेरे जवाब पर नाराज नहीं होंगे। बादशाह ने कहा, मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगे मैं उस पर गुस्सा नहीं करूँगा। रहमत ने धीरे से कहा, जहां पनाह, असली बात यह है कि आप एक कृपण व्यापारी की संतान हैं और उसकी कृपणता की आदत आप में भी स्थानांतरित हो गई है। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में तलवार खींच ली और सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे। गुस्से में बोले, माँ, सच बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का बेटा हूँ? अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मल्लिका कांपते कांपते बोली, बेटा, असल में बात यह है कि तुम हमारे अपने नहीं हो, हमारी संतान नहीं हुई थी। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें एक व्यापारी के घर से लाए थे और तुम्हें हमने अपनी संतान की तरह पाला है। वो व्यापारी तुम्हारे पिता का करीबी दोस्त था, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी था। एक दुर्घटना में उसका घर जल गया था। पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ तुम ही बचे थे। तुम बहुत छोटे थे और हमने तुम्हें अपना लिया। हमने तुम्हें हमेशा अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन ये सच है कि तुम हमारे खून नहीं हो। यह सुनकर बादशाह चुपचाप खड़े रहे। उनके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हुई। फिर वो महल से लौटे और रहमत के पास आए और बोले, रहमत, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पिता एक कृपण व्यापारी थे? रहमत ने नरमी से कहा, जहां पनाह, अगर आप सच में एक बादशाह की संतान होते तो आपने मुझसे जितने सवाल किए हैं उनका सही जवाब सुनकर अब तक आप मुझे पुरस्कार और सम्मान से नवाज चुके होते। लेकिन आपने एक सिक्का तक देने की जहमत नहीं उठाई। यही आपके असली स्वभाव की पहचान थी। रहमत, मैं समझ गया था कि आप किसी कृपण व्यापारी की संतान हैं, किसी बादशाह की नहीं। बादशाह ये बात सुनकर शर्म से सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, रहमत, तुमने बिल्कुल सही कहा है। आज से मैं अपनी इस कृपणता की आदत को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने सोने के मोहरों से भरी एक थैली रहमत के हाथ में थमा दी और बोले, रहमत, मुझे यकीन है कि आज हमारे बीच जो बात हुई है तुम उसे अपने सीने में सुरक्षित रखोगे। रहमत ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे माता पिता की आत्मा की कसम, ये राज हमेशा मेरे दिल में दबा रहेगा। बादशाह खुश होकर बोले, रहमत, आज से तुम मेरे खास लोगों में से एक हो। लेकिन एक जरूरी बात जाननी है। पिछले कुछ दिनों से मुझे शक हो रहा है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। क्या तुम अपनी बुद्धि और अनुभव से ये जांच सकते हो कि सच्चाई क्या है? रहमत ने सोचकर कहा, जहां पनाह, ये मामला बहुत संवेदनशील है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं दरबार के सभी वजीरों और अमीरों से मिलकर अनुमान लगा सकता हूं कि कहीं कोई साजिश हो रही है या नहीं। बादशाह ने कहा, ठीक है रहमत, मैं तुम्हें कल अपने साथ दरबार में ले जाऊंगा।
अगर तुम सच का पता लगा पाए तो मैं तुम्हें ऐसा पुरस्कार दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगले दिन बादशाह रहमत को अपने साथ दरबार में ले आए। दरबार में सभी वजीर, मशवरा देने वाले, सलाहकार और अमीर इकट्ठा थे। बादशाह ने सबके सामने घोषणा की, आज से रहमत हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। सब हैरान रह गए कि बादशाह क्यों एक दृष्टिहीन व्यक्ति को दरबारी बना रहे हैं, लेकिन बादशाह चुपचाप थे। रहमत भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। वो सबकी आवाज, लहजा और बातों का तरीका बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फिर बादशाह ने दरबार का काम शुरू किया। उन्होंने वजीरों से राज्य के मामलों पर सवाल किए। हर वजीर ने विस्तार से जवाब दिया। रहमत चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। जब दरबार खत्म हुआ तो बादशाह ने रहमत को अकेले एक कमरे में बुलाया। वहां रहमत ने धीरे से कहा, हुजूर, वजीर सज्जाद का बर्ताव सामान्य से अलग है। जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वो बार बार अपनी बात बदलता है और जो जवाब देता है वो हमेशा पूरा नहीं होता। उसकी ये आदत इसलिए है ताकि अगर वो बात को दोहराए तो झूठ भी सच लगने लगे। इसलिए मेरी सलाह है कि वजीर सज्जाद की गोपनीय जांच की जाए। वो निश्चित रूप से आपके लिए खतरा हो सकता है। बादशाह ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सिपा सालार को बुलाया और कहा, सज्जाद पर गोपनीय नजर रखी जाए। सुबह से शाम तक पता लगाया जाए कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके संपर्क में है। ये सारी जानकारी मुझे मुहैया कराई जाए। सिपा सालार ने कुछ खास जासूसों को नियुक्त किया जो वजीर का पीछा करने लगे। कुछ दिनों बाद सिपह सालार ने रिपोर्ट पेश की, महाराज, वजीर सज्जाद सच में एक षड्यंत्र रच रहा है। वो पड़ोसी दुश्मन बादशाह के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है। उसने सीमा पर सेना की निगरानी कम कर दी है और कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया है ताकि आपके खिलाफ विद्रोह किया जा सके। ये खबर सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने रहमत से कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, लेकिन मैं अभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वो दरबारी दुश्मन से मिला है या नहीं। रहमत ने नरमी से कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो एक चाल खेलने का प्रस्ताव है। मैं ऐसी तरकीब कर सकता हूं कि अगर वजीर सच में गद्दार है तो वो खुद ही अपना पर्दाफाश कर देगा। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कैसी तरकीब? रहमत हंसा, कल के दरबार में आप घोषणा करें कि आप राज्य के सबसे योग्य और ईमानदार वजीर को राजकोष का जिम्मा देना चाहते हैं। अगर सज्जाद सच में वफादार होगा तो वो खुश होगा, लेकिन अगर वो धोखेबाज है तो उसके चेहरे से सब जाहिर हो जाएगा। बादशाह ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन दरबार लगा। सभी वजीर और दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। बादशाह ने जोरदार आवाज में घोषणा की, मैंने फैसला किया है कि आज से खजाने की निगरानी हमारे सबसे ईमानदार और बुद्धिमान वजीर को दी जाएगी। ये सुनते ही वजीर सज्जाद का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से कहा, महाराज, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही है? मैं तो हमेशा आपका वफादार रहा हूँ। रहमत ने चुपचाप उसकी घबराहट सुनी, फिर धीरे से बादशाह को कहा, महाराज, अब आपके शक की गुंजाइश नहीं रही। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो अपनी ईमानदारी के लिए इतना विचलित नहीं होता। बादशाह ने सिपह सालार को इशारा किया, सज्जाद को गिरफ्तार करो। सिपाही तुरंत आगे बढ़े और वजीर को पकड़ लिया। उसकी थैली से दुश्मन राज्य के पत्र और सोने के सिक्के बरामद हुए। बादशाह ने राहत की सांस ली और रहमत से कहा, तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोली बल्कि मेरे राज्य को एक बड़े गद्दार के हाथ से बचा लिया। आज से तुम सिर्फ मेरे मशवरा देने वाले नहीं, मेरे भाई की तरह हो। रहमत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ वही सुनता हूं जो दूसरे नहीं सुन पाते, लेकिन असली बुद्धि वही है जो न्याय के साथ इस्तेमाल हो। बादशाह खुश होकर हुक्म दिया कि रहमत को सोने की एक और थैली और इज्जत तथा मर्तबा, पदवी दिया जाए। इस तरह एक दृष्टिहीन लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ने न सिर्फ बादशाह का विश्वास जीता बल्कि पूरे राज्य को विनाश के हाथ से बचा लिया। इसके बाद एक दिन एक सौदागर अपना घोड़ा बेचने आया। बादशाह ने घोड़े के सौदागर की बात सुनी, फिर नौकर को हुक्म दिया कि तुरंत रहमत को बुलाया जाए। कुछ देर बाद रहमत आए तो बादशाह ने कहा, रहमत, ये सौदागर एक अरबी नस्ल का घोड़ा बेचने आया है। वो दावा करता है कि दुनिया में इसके समकक्ष कोई और घोड़ा नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 20,000 मोहर है। तुम्हारी क्या राय है? क्या मुझे ये घोड़ा खरीदना चाहिए? रहमत ने हंसकर कहा,
जहां पन्हा, मैं यकीनन अंधा हूं, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर इजाजत हो तो इस घोड़े को थोड़ा पास लाया जाए, ताकि मैं इसकी खुरों की आवाज से अनुमान लगा सकूं कि ये कैसा है। बादशाह ने इशारा किया और घोड़े को रहमत के पास लाया गया। रहमत ने अपना कान थोड़ा झुकाकर कहा, जहां पन्हा, इस घोड़े की खुरों की आवाज में जो गूंज है वो किसी असली अरबी नस्ल के घोड़े की नहीं है। इसकी सांस लेने का तरीका भी कमजोर है। मुझे लगता है कि ये घोड़ा बीमार है या बहुत ज्यादा थकाया गया है। इसकी कीमत 1 मोहर भी ज्यादा है। ये सुनकर सौदागर का रंग उड़ गया, लेकिन वो जल्दी से संभल कर बोला, ये आदमी अंधा है, घोड़े के बारे में इसे क्या ज्ञान, ये तो झूठ बोल रहा है। बादशाह ने चुपचाप सिपाहियों को इशारा किया कि घोड़े को महल के अस्तबल में ले जाया जाए और शाही हकीम चिकित्सक से उसकी जांच कराई जाए। कुछ ही देर में हकीम वापस आया और बोला, जहां पन्हा, रहमत बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घोड़ा दरअसल अंदर से बीमार है। इसे दौड़ाने पर यह किसी भी समय गिर सकता है। ये सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, और सौदागर को कैद करने का हुक्म दे दिया। फिर रहमत की ओर ध्यान देकर बोले, रहमत, तुम सच में मेरे लिए खुदा का तोहफा हो। तुम्हारे ज्ञान ने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। रहमत ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पन्हा, ये सब आपके विश्वास का नतीजा है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। इसके बाद बादशाह ने रहमत को और भी ज्यादा इज्जत दी और उन्हें दरबार में विशेष मशवरा देने वाले सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। अब बादशाह कोई भी फैसला लेने से पहले रहमत की राय जरूर लेते थे।